बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड 15। तो एपिसोड 15 स्टार्ट होता है और वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एम्परर को पता चलता है कि जो यांग की जो फैमिली है उस वो लोग भाग गए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर ना बहुत लोग आए थे। मतलब उन्होंने जितने भी ऑफिशियल्स लोग थे उनके अंडर में जो काम करने वाले थे उन सबको मार दिया है अपनी जान से। तो ये बात को वो कहते किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मतलब बंदित लोग बस लुटेरी करने के लिए सबकी जान ले लें, और साथ ही साथ वो पूरी यांग की फैमिली भी तो गायब है। तो वो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, वैसे यांग की जो फैमिली है इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है, तो जान उन्हें मत मारो तुम लोग, और क्या करो कि अब यांग को ही हम लोग मार देते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं, और जो बंदित लोग थे उन सबको भी हम लोग मार देते हैं। उन लोग को वो खोज लेते हैं। तो वो खोजने के लिए कहते हैं हमारे फेंगशी को कि जाके तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। अब जिस बात से जाहिर है कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि हमारे अब एम्परर कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं फेंगशी पे। फिर हम देखते हैं दौले और डोंगे को बात करते हुए, जहाँ वो लोग आए होते हैं यांग की फैमिली के, जहाँ पर वो लोग वही आदमी को देखते हैं जो ना एक बुक के लिए वहाँ पर झगड़ा करने लगा था कि मुझे ये बुक दो, मतलब फार्मिंग के बारे में था। तो दौले बताता है डोंगियो को कि ये जो यांगचिन है ना, इसे ऑफिशियल बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसे सिर्फ फार्मर बन। और ये रही यांगचिन की वाइफ यांगलू। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करती है। तो फिर वो जैसे ही देखते हैं दौले को, तो वो कहते हैं कि दौले अगर आप आ गए। तभी वहाँ पर वो देखते कि डोंगी है, तो वो कहती कि ये कौन है। तो दौले कहते कि ये ना फेंगशी की वाइफ है। जिसे सुन के वो कहती है अच्छा, तो हमारी डोंगी तो उसे मारती के चुप रहो, ज़्यादा कुछ मत बोलो, समझे ना तुम। 这位是冯大人的夫人啊。तब हमारे डोंगी कहते कि देखो ये लोग अपनी ये प्यारी सी छोटी सी ज़िंदगी में कितने खुश हैं, और हम लोग को देखो, हम लोग के पास भले ही हम लोग इतने अच्छे खासे पोस्ट पे हैं, पर हम लोग के लाइफ तो थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। तो वो कहता है हमारा ताले कि हाँ ये बात तो सही है। और फिर वो ये भी कहता है कि वहाँ पर जो लोग मतलब जहाँ पर क्राउन प्रिंस गए हैं ना, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके बारे में तो इसने पहले से यांगचिन ने पहले से ही कहा था कि ये सारी प्रॉब्लम होने वाली है, पर किसने ध्यान नहीं दिया था, और अब देखो वही प्रॉब्लम। तभी वहाँ पर यांगचिन भी आ जाता है, और फिर हमारी डोंगी कहती है कि मतलब वही तरीका बताती है जो उसने जो लुचौन ने लिखा था अपने बुक में। तो ये बात को देख के ना वो कहता है यांगचिन की अरे किसने ये फार्मूला बताया है तुम्हें, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, इसमें ना बल्कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ और जो भी है ना जिसने भी ये सब लिखा, जिसने ये गलत खबर फैलाई है, मेरे पास लेके आओ, मैं उसे खूब पिटने वाला हूँ, और इससे ना जितनी प्रॉब्लम है वो सब तो और डबल हो जाएंगी। तो ये बात सुन के तो भाई हमारी डोंगी तो एकदम शॉक, क्योंकि उसने तो ये मेथड भेज दिया था हमारे क्राउन प्रिंस के। अब वो सैड भी होती है और शॉक भी होती है कि अब वो करे तो करे। और फिर हम देखते हैं हमारे डोंगी को गुस्से में जाते हैं लूचॉन के पास, जहाँ पर ना वो चिल्ला के कहते हैं कि अच्छा तुमने जो भी मेथड लिखा था वो सब गलत था। तब बहत हमारी डोंगी जाके कहती है कि अच्छा तो तुमने जो भी कुछ लिखा था अपने कैपिटल में, क्या वो सब सच था। वो कहते हैं कि हाँ, और तुम्हें पता जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर जो लोग थे वो सब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे, और देखो यही बात से तो फेंगशी ने मुझे यहाँ का मतलब हेड बना दिया। तो ये बात को सुन के हमारी डोंगी कहती है कि सच सच बताओ कि ये सही है, रियल है या फिर फेक है। तो जो लूचॉन है वो कहता है कि यार देखो ना, मैं तो लिखा ही है ना, सब तो सही होगा ना। 又形象，可看性高，可用性也高。说实话， तो अब जब हमारे डोंगी को पता चल ही जाते कि ये सब तो झूठ है, तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहते हैं कि तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया। और उसके जाने के बाद लूचन कहते मैंने किसको मारा, मैं तो किसी चींटी को भी नहीं मारता, मैं किसी और को कैसे मार सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे फेंगशी और दौले को, जहाँ पर ना वो जाके कोई रियल बंदित होते हैं उन सबको पकड़े होते हैं सारे गुंडों को, और वो सब ना रियल वाले होते हैं जो अमीरों को लूट के अपना खजाना भर रहे होते हैं। तो उनमें से जो हेड होता है वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार सकते हो, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम तो भाई बेचारे फेंगशी को थी। वो कहते हैं कि देखो अभी तुम साफ साफ कह दो कि ये सारा काम तुमने किया है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना शायद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली पनिशमेंट भी दे सकता हूँ।
पर भाई वो तो ये बात मानने से तैयार ही नहीं था और कहते कि तुम तो मुझे मार डालोगे चाहे कैसे भी हो, तो मैं इतना बड़ा वाला ब्लेम अपने ऊपर लेके तो नहीं मरने वाला। फिर उसको आता है एक सपना जिसमें वो जाता है वही हेड के पास और फिर वो 无 ऐसा 所谓， बना 不 देता 帮 है 我 उसे 呀！ और पता चलता है ये तो भाई फैंक्सी का एक सपना ही। तो वो बाद में जाता है, अब उसे तो नींद वीदार नहीं दी होती, तो वो जाता है बाद में एलेक्स ट्री के पास ही जहाँ पर हमारे डोंगी पहले से जहाँ पर हमारे डोंगी कहते हैं तुम वही लोगों गुंडों के बारे में सोच रहे हो ना। तो फैंक्सी कहते हैं कि हाँ मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सच बोलूँगा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचा तब तो तुम मुझे विश्वास करोगे भी नहीं। तो हमारे डोंगी कहती कि अरे यार तुम क्यों इतने बड़े झूठों के साथ रहा करते हो, मतलब तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं सब ज़्यादातर झूठी बोलते हैं। तो फैंक्सी भी कहता है कि ये बात तो मुझे भी पता है, अब मुझे तो इसकी आदत सी हो गई है और मेरे लाइफ में जितना भी चीज़ है ना सब के सब झूठी हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम सच रहो। तो डोंगी पूछती कि तुम चाहते क्या कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फैंक्सी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना यांगयान के लिए मतलब रेस्ट इन पीस वाला वो थोड़ा सा सॉन्ग गा दो। तो ये बात सुन के तो वो भी कहते चलो ठीक, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पर हमारा फैंक्सी सो रहा होता है और उसके पास सोई होती है हमारी डोंगी। तो फैंक्सी कहता है कि देखो जब से मैं ऑफिशियल में ये यहाँ पर आया हूँ ना तब से आज तक मुझे कभी भी अच्छी खासी नींद नहीं मिली है और ये तुम्हारा जो जब तुम ये बांसुरी बजा रही थी ये पहली है कि मतलब मैं इतने आराम से सोया हूँ। तो ये बात को सुन के तो हमारे डोंगी कहते कि ये तुम्हारे लिए थोड़ी था, ये तो मास्टर यांग के लिए था। तो फिर ये बात को सुन के तो हमारा फैंक्सी कहता है उससे क्या होता है, क्या तुम मेरे लिए मतलब जब मुझे नींद नहीं आएगी तो क्या तुम मुझे अपने ये बांसुरी सुना सकती हो। तो अभी तो कुछ भी नहीं कहती है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे जो क्राउन प्रिंस होता आ गए होते हैं और तभी वहाँ पर आती है हमारी जो चिंगशाओ, जहाँ पर हमारे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा नहा के ना, मैं जा रहा हूँ अभी एम्प्रेस से थोड़ा बात करने। तो मैं चिंगशाओ कहती कि अरे आप तो ना ऐसे ही चाहो, कम से कम मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप कितने वहाँ पर जाकर आप कितना ज़्यादा सफ़र किए हो। तो ये बात को सुन के हमारे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ये मैंने ना अपने पापा के लिए किया, एम्पर के लिए, और मैंने ये अपने प्रजा के लिए किया है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत भी है। अब भाई हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कोर्ट का सीन, वैसे ही हमारे एम्पर के पास जहाँ पर हमारे क्राउन प्रिंस आते हैं और वो तो कह रहे होते हैं कि जो भी है मैंने अच्छे से सारा काम देख लिया है। तो फिर जो एम्पर है वो भी खुश हो जाता और फिर वो जैसे ही आके ना क्राउन प्रिंस को उठाते हैं तो उनके हाथ पे लगी हुई चोट को देख के वो कहते हैं कि तुमने आज तक तो कभी इतना सफ़र नहीं किया पैलेस में और तुम पहली बार ऐसा सफ़र कर रहे हो, तो शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। और वो कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड वॉर्ड भी दूंगा। तो वो भी कहते थैंक यू, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे भी। और फिर वो तो ये भी कहते क्राउन प्रिंस की ना ये सब तो मैंने बस आपके लिए किया है और अपने बाकी सिटीजन्स के लिए, इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको बोलना ज़रूरी भी था। देन हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और हमारी डोंगी को, जहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि तुमने ही तो मुझे यांगचिन को सजेस्ट किया था, तो उसकी वजह से ना मैं इतना जल्दी सारा काम निपटा के आ पाया। तो हमारी डोंगी भी मन ही मन में कहती कि अच्छी बात है, कोई बड़ी वाली प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई। और क्राउन प्रिंस भी कहते हैं कि सच में वो यांगचिन के पास ना ये सारे फार्मिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा वाला नॉलेज। अब भाई फिर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और शिंगशाओ को, जहाँ पर ना क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि हमारे जो फैंक्शी है उसने 2 ऑफिशियल्स को ना हाल फिलहाल में कोर्ट में सजेस्ट किया था और उन लोग का जो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और वो तो हाल ही फिलहाल में मतलब आज आफ्टरनून में ना, यस आफ्टरनून में गए हैं मिलने वही फैंक्शी से। तो फिर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं चिंगशाओ से कि अब तो ना ये जो फैंक्शी है यहाँ हमारे कोर्ट में 2 ही सबसे ज़्यादा है, मतलब ऊपर पे हैं, एक लू युतांग और दूसरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और अब हमारा जो फैंक्शी है वो तीसरे नंबर पे आने वाला है। अब वो अपनी पावर खुद बना रहे हैं। और हमारे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मतलब वो ना अब कोर्ट पे सबसे ज़्यादा फैंक्शी को एम्पर पसंद करते हैं, तो इसके लिए उसकी सारी बात को एम्पर मान भी रहे हैं और वो खुद का एक फोर्स बनाने वाला है। फिर हम देखते हैं एक चोर को ना जो घुस के गया होता है फैंक्शी के रूम में, और वहाँ पर वो देखता है लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स को और उन सबको चुरा लेता है। और फिर हम देखते हैं वही लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स को
जो वो वाली जो बुक होती है ना, वो होते हैं हमारे डोंगू के हाथ में, और वो कहती कि आपको ये बुक कहाँ से मिल गई। तो फिर जिसे सुन के हमारे डोंगू कहते हैं कि अरे यार, हमारे फेंगशी के स्टडी रूम में जाना एंड इतना आसान से बुक ये बस कोई अपने आप ही उठा के लेके आ जाए, इतना आसान थोड़ी हो सकता है। तो क्राउन प्रिंस कहते कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो फेंगशी वो चाहते कि मैं ये सारे ऑफिशियल्स की ये जो बुक है, ये लिस्ट है, इसे मैं चोरी कराऊँ। तो अब हमारे डोंगे कहती कि मुझे पता नहीं कि मैं आपको कैसे विश्वास करवाऊँ कि वो यही चाहता है। तो अब हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि मैं ना डोंगी तुम्हें सच में ब्लेम नहीं कर रहा। मुझे पता है कि जो फेंगशी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी शब्द अच्छा खासा बात करता है और अपनी बात से सबको वो जीत लेता है। वैसे तुम्हें याद है कि मैंने एक बार तुम्हें कहा था कि मैंने अपने स्टडी पार्टनर यानी कि फेंगशी को बचपन में निकाल दिया था अपने साथ से। तो वो सारी रीज़न बताते हैं कि जो फेंगशी है ना, छोटा वाला जो फेंगशी है, उसने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पॉइजन देने की कोशिश की थी, और फिर मैंने उसे ना यही बात पे निकाल दिया था। नहीं तो सब के सब ना मुझे भी उसके साथ प्लॉट करने के लिए मान जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ मिलकर प्लॉट किया, और साथ ही सब अच्छा खासा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं हमारे फेंगशी को, इसके लिए मुझे उसे निकालना पड़ा। और जाते जाते भी फेंगशी ने यही कहा था कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। और फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो फिर से कहने लगता है हमारे तांगों के, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, वहाँ मत रोना, तो फेंगशी तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। पर हमारी डोंगे कहे, मैं इतने आसानी से वापस नहीं आ सकती, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, और साथ ही साथ अगर मैंने वो जो हमारे फेंगशी ने चोरी किया है ना, वो सारे हथियार को नहीं खोजा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। तो बिना सच पता लगाए तो मैं यहाँ यहाँ पर तो नहीं आ पाऊँगी। तो अब हमारे क्राउन प्रिंस पे क्या ही कर सकते थे, और वो कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम ना सबसे ज़्यादा खुद को सेव करना और बाकी सब कुछ मत सोचना। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे फेंगशी को, जहाँ पर से चीख की कार्य होती है, और वो कहते हैं क्या हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मेरे पीछे ना बहुत सारे लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। तब डोले कहता है कि इसमें लगने की क्या बात है, तुम तो वैसे ही कोर्ट में सबके दुश्मनी बन चुके हो, तो अब तुम क्या ही कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पीछे बोलने वाले तो लोग बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे अब तुम्हें। और साथ साथ दौलत तो ये भी कहता है कि अब ऐसे तुमने इसका तुमने तो यांगचिन को बचाया, और साथ ही साथ उसे ये भी फेवर मांग लिया कि वो जाके क्राउन प्रिंस की हेल्प करे, पर तुमने इसका मतलब खुद पे क्रेडिट क्यों नहीं लिया। तो हमारे फेंगशी कहते हैं कि क्या वो बुक है, जो लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स थी, ऑफिशियल की जो लिस्ट थी जो हमारे फेंगशी ने खुद हायर किया था, तो क्या वो क्राउन प्रिंस के पास पहुंच गया। तो अब हमारा जो दल है वो कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है नहीं, पक्का क्राउन प्रिंस के पास पहुंच ही गया होगा। मतलब हमारे जो दोंगे ने सही गैस किया था। तो उसके बाद हमारा जो फेंगशी वो आंसर देता है कि तुमने मुझे पूछा था ना दोले कि मैं आखिर क्यों हेल्प कर रहा हूँ, वो भी क्राउन प्रिंस की। तो वो कहता है कि वो क्या है ना, कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि जो क्राउन प्रिंस है वो अभी एक ना एक दिन पक्का वो थ्रोन पे ज़रूर ही बैठेंगे, और साथ ही साथ अब क्राउन प्रिंस के पास कोई भी नहीं रहेगा, ना ही वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ना ही मैं, और ना ही लू युताओ। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्राउन प्रिंस है वो खुद ही उन्हें पता चले कि कैसे ट्रिक खेलना है, कैसे अपने किंगडम को सेव करना है, एंड बाकी सब कुछ, मतलब कैसे वो सही एम्परर बन सकते हैं। देन हम देखते हैं जोयांग हॉल का सीन, जहाँ पर लू चौना एकदम जल्दी जल्दी में जा रहा होता है अपनी कैपिटल जर्नल लिखने के लिए। तो मैं तंगी कहती कि आखिर क्या हुआ कि तुम इतने जल्दी जल्दी में जा रहे हो कैपिटल जर्नल लिखने के लिए। तो वो बोलता है कि तुम्हें देखो ना, मैं तुम्हें खुद बताता हूँ कि हमारे जो मतलब मिनिस्टर वैन वो ना आए हैं हमारी कैपिटल में, और साथ ही साथ ना तुम्हें पता नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और साथ ही साथ उनका बिहेवियर हर टाइम पे एकदम गुस्से वाला ही रहता है, और कभी काली वो अच्छे मूड में रहते। तो ये बात को पढ़ती है वो वही बुक में, और वो कहती है कि सच में ये अभी भी वैसे ही हैं, और स्माइल करती है। तब तक वो देखती है मिस्टर वैन को, जो वहीं पर आया होता है जोयांग हॉल में, और उन्हें देखती है हमारी डोंगी को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर मिस्टर वैन कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये चाहिए क्या वैनशिन। तो फिर अब हमारी डोंगी को देख के वो मिस्टर वैन खुद ही आकर कहते हैं कि आप कौन, मतलब मैंने आपको कभी देखा नहीं। तो हमारी डोंगी कहती तो डोंगी कहती है कि मैं ना मिस्टर ऑफ राइट में काम करती हूँ, फेंगशी के अंडर में। तो फिर मिस्टर वैन कहते हैं कि हाँ, मैंने आपके बारे में सुना तो बहुत है,
तो फिर वो पूछते क्या हम लोग कभी का मिले हैं। तो ये बात को सुन के हमारी डोंगी तो कहती है हम लोग, और फिर थोड़ा सा रुकती है और फिर कहती है नहीं हम लोग तो कभी नहीं मिले हैं। तो फिर वो कहते कि अच्छा तो आपको मेरा नाम वाम कैसे पता चला। तो हमारी डोंगी कहती कि ये बुक से। तभी वहाँ पर वो बुक जब देती है, जैसे देने वाले होते तब तक वहाँ पर जो लूचन है वो बुक ले लेते और कहते कि माफ़ करना मैं आपको ये पढ़ने नहीं दे सकता क्योंकि अभी तक ये रिलीज़ नहीं हुई है। तो फिर ना जो मिस्टर वैन है वो भी चले जाते हैं, बोलते कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है अभी। तो फिर लूचॉन उनके जाने के बाद कहते कि अरे यार तुम कैसे दिखा सकती हो, मैंने उनके बारे में भी तो लिखा है। और फिर हमारी जो डोंगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और वहाँ से चली भी जाती है। तब हम देखते हैं मिस्टर वैन को पीछे मुड़ के देखते हुए और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल उसके जैसी क्यों लग रही है। फिर हम देखते कि वही कैपिटल जर्नल को पढ़ के ना हमारा जो दौल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि आखिर लूचॉन को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। तो फिर हमारा जो फैंक्शी है वो कहता है कि डोंगी कहाँ पर है, क्या वो अभी भी जाती है हमारे क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए। तो हमारा दौले कहते हैं कि एक बात मैं बोलनी है पर मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे बोलूँ मैं। 这件事我还 और फिर क्या आता है कि पता नहीं आजकल हमारी डोंगी मतलब मिस्टर वैन के पास ना आजकल थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। तो इसे सुन के तो अब हमारा जो फैंक्शी है वो कहती कि क्या तुमने सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी क्या। तो हमारे दौले कहते कि अरे यार मैं तुम्हारे साथ तो हर टाइम लॉयल रहा हूँ, मैं आजकल मैं अभी कैसे कर सकता हूँ ऐसा कुछ भी। तो फैंक्शी कहते कि हाँ ये बात तो सही है। फिर हम देखते हैं कोर्ट का सीन जहाँ पर तब हमारा जो फैंक्शी है ना वो कोर्ट में ही अब जो मिस्टर वैन है उन्हें कहने लगता है मतलब उनकी गलती पे। तो फिर मिस्टर वैन जो होते हैं वो अपने सफाई में कहते हैं कि मैंने अपने सैलरी को यूज़ करके सारा का सारा मतलब सब ठीक ठाक कर दिया। तो जिसे सुन के वो कहता अब हमारा फैंक्शी कहते कि मैं वो कहता है कि तो आप यहाँ पर कैपिटल में कैसे आए। तो वो कहते हैं मिस्टर वैन के पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं आखिर कैपिटल में आ सकूँ। तो फिर अब हमारा जो फैंक्शी है वो तो कोर्ट में क्या होने लगता है अपोजिट होने लगता है हमारे मिस्टर वैन। तब भाई ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हमारे डोंगी को और वो ना कोर्ट में डायरेक्टली सबके सामने मिस्टर वैन की साइड ले। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं आप जो मिस्टर वैन है वो आए होते हैं हाल फिलहाल में तो अपने मेंशन में पार्टी वार्टी रखे होते हैं इसमें हमारा फैंक्शी और डोंगी भी जाती है। तो हमारी डोंगी जाते ही मिस्टर वैन के पास देखने लगती है और मुझे लग रहा है कोई ना कोई रिलेशनशिप तो ज़रूरी है हमारे डोंगी और मिस्टर वैन के बीच। तो फिर मिस्टर वैन कहते हैं कि हमारे डोंगी के बोलने के स्टाइल से कि मेरी जो बेटी है ना वैनशिन उसकी जो मम्मी के स्टाइल से आपके स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मैच हो रहा है। तो ये बात को सुन के तो भाई हमारा जो फैंक्शी है वो गुस्से में कहता है कि आखिर आप अपने एक ऑफिशियल को अपने वाइफ के साथ कैसे कंपेयर कर। पर हमारी डोंगी तो फिर से साइड लेती है हमारे मिस्टर वैन की और कहती है कि आपके और आपके वाइफ की रिलेशनशिप पक्का बहुत ही ज़्यादा डीप होगी। पर जो मिस्टर वैन है वो कहते कि पता नहीं वैसे तो वो बहुत ही जल्दी मतलब मुझे छोड़ के चली गई और शायद वो अभी मेरे बारे में कंप्लेन करती होगी हेवन। तो फिर जो कॉन्फ्रेंस होते हैं वो कहते हैं कि फैंक्शी क्या तुम यहाँ पर मिस्टर वैन के साथ ही हर टाइम पूरी रात भर बात करने वाले हो। तो फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस कहते हैं मिस्टर वैन से कि मुझे आपसे थोड़ी सी अफेयर के बारे में मतलब बात करनी है, कोर्ट के अफेयर के बारे में। तो हमारी डोंगी कहती है कि मुझे थोड़े अपने ड्रेसेस चेंज करने तो मैं कहाँ पर कर सकती हूँ। तो रास्ता बता। फिर हम देखते हैं हमारी डोंगी को जो ना वेंशन के बारे में देख रही होती है और फिर ना ऐसा तो जैसे कोई ना कोई रिलेशनशिप तो ज़रूरी है भाई। और याद आती है कि वो कितना ज़्यादा मतलब वेंशन के बारे में सोच रही होती है और सारी की सारी बात को इमेजिन कर रही होती है और उन्हीं सबको इमेजिन करके बेचारी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। और फिर उसे ये भी आता है कि जब वेंशन है उसने ना वहाँ पर कुछ छुपाया था तो फिर वो वही चीज़ उठा के देखती है और वहाँ पर वो सच में अभी भी होता है। तभी कोई पीछे से बोलता है कि कौन है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी कैंडी चोरी कर रहा है। और फिर वही लड़की कहती है कि मम्मी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 15 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।